हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है GDS2 पोस्टमैन एग्ज़ाम या MTS2 पोस्टमैन एग्ज़ाम, जिसमें पीओ गाइड पार्ट 2 फर्स्ट का जो सिलेबस आना है, उसमें जो लास्ट वीडियो में जो हमने टॉपिक कवर किया था वो था डिलीवरी ऑफ मेल्स। और आज की चर्चा का विषय रहेगा, सबसे पहले करते हैं पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर्स, जो कि रूल नंबर 47 या क्लॉज नंबर 47 में दिया हुआ है। पीओ गाइड पार्ट फर्स्ट में जानते हैं पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर वेयर will ordinarily be made at the address of the payee on his signing the money order and acknowledgement and returning them to the postman. The coupon should be written by the payee। बेसिकली बताया है कि मनी ऑर्डर का भुगतान है या जो पेमेंट है वो किस तरीके से किया जाता है कि अगर कोई पोस्टमैन है वो मनी ऑर्डर को लेकर के किसी एड्रेसी के पास जाता है, तो बेसिकली उसको साधारण तरीके से उस सिग्नेचर करा करके पेई एक रिसिप्ट पर या एक्नॉलेजमेंट है जो पावती की रसीद है उस पर सिग्नेचर करेगा। सिग्नेचर करने के बाद में एक्नॉलेजमेंट को रिटर्न टू द पोस्टमैन कर देगा, पोस्टमैन को वापस दे देगा। और जो कूपन है उसे पेई यानी कि जो एड्रेसी है या जिसके लिए मनी ऑर्डर भेजा गया है वो व्यक्ति उस कूपन को रख लेगा। सब क्लॉज नंबर 2 में इफ द मनी ऑर्डर इज पेबल टू द पर्सन हु इज नॉट परमानेंटली residing within the jurisdiction of the office of payment or personally not known to the postmaster or any of his subordinates, the money order will be paid only the satisfactory proof of the identity of the claimant with the person named in the money order। बेसिकली सब क्लॉज नंबर 2 में ये दिया हुआ है कि अगर किसी मनी ऑर्डर का भुगतान करना है तो जो एड्रेसी है या जो पर्सन है या तो वो उस एड्रेस पर जहाँ के लिए मनी ऑर्डर को बुक किया गया है वहाँ पर वो परमानेंट नहीं रहता है, या फिर उस एड्रेसी को पोस्टमास्टर या और जितना भी स्टाफ है उनमें से कोई भी उस व्यक्ति को नहीं जानता है। तो संतुष्टि के लिए, सेटिस्फैक्ट्री के लिए मनी ऑर्डर का भुगतान तभी किया जाएगा जब वो व्यक्ति जिसके नाम से मनी ऑर्डर है वो ऐसा कोई प्रूफ पोस्ट ऑफिस के लिए देगा जिससे ये पता चलेगा कि ये वही व्यक्ति है जिसके नाम से मनी ऑर्डर आया है। ऐसा कोई प्रूफ उनको देना होगा, तभी उसका पेमेंट किया जाएगा। 3 में है स्पेशल अरेंजमेंट्स आर अवेलेबल एट इम्पोर्टेंट पोस्ट ऑफिस फॉर द पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर्स बाई चेक, पोस्टल पे ऑर्डर्स और बाई बुक adjustment in the case of firms, business house, government office, etc., which receive a large number of money orders or where the amount of money order payable to a single person exceed ₹100। बेसिकली 3 नंबर के क्लॉज में ये दिया हुआ है कि स्पेशल अरेंजमेंट किन के लिए है। स्पेशल अरेंजमेंट्स है वो हर पोस्ट ऑफिस में नहीं है, वो इम्पोर्टेंट पोस्ट ऑफिस में ही है, और उनका जो पेमेंट है मनी ऑर्डर्स का वो या तो बाई चेक होगा या बाई पोस्टल पे ऑर्डर होगा या फिर बुक एडजस्टमेंट है। अगर कोई फर्म के संदर्भ में है तो बुक एडजस्टमेंट है, बिजनेस हाउस के संदर्भ में है या सरकारी कार्यालय के संदर्भ में है तो बुक एडजस्टमेंट के द्वारा इनका पेमेंट किया जाता है। या ऐसा कोई और है जो लार्ज नंबर में मनी ऑर्डर्स जिनके नाम से आते हैं, और या फिर अमाउंट है जो मनी ऑर्डर का जिसका भुगतान किया जाना है किसी सिंगल व्यक्ति के लिए, उसका जो अमाउंट है वो ₹100 से ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पर स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं। और स्पेशल अरेंजमेंट भी कुछ महत्वपूर्ण पोस्ट ऑफिस में किए गए हैं। नोट क्या है, अ पेई कैन नॉट हैव पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर्स बोथ बाई चेक एंड बाई पोस्टल पे ऑर्डर। बेसिकली बताया है कि जो प्राप्त करता है या जिसको मनी ऑर्डर का पेमेंट होना है वो दोनों तरीके से मनी ऑर्डर्स को दोनों तरीके से यानी कि बाई चेक और बाई पोस्टल पे ऑर्डर से भुगतान नहीं ले सकता है। 4 नंबर सब क्लॉज में है कि एक मनी ऑर्डर एक्सीडिंग ₹500 is not normally paid by the village postman and the payment of such money order will be made at the window of the post office for which intimation will be sent through the village postman।
बेसिकली ये बताया है कि अगर कोई विलेज है और विलेज का पोस्टमैन के पास में 500 रुपये से ज़्यादा का कोई मनी ऑर्डर आता है तो उस केस में पोस्ट ऑफिस के द्वारा इंटीमेशन भेजा जाएगा उस व्यक्ति को और उसको कहा जाएगा कि आपका जो मनी ऑर्डर है वो 500 रुपये से ज़्यादा है और आपको पोस्ट ऑफिस से ही जाकर लेना होगा और पोस्ट ऑफिस की जो विंडो है वहाँ पर इसका भुगतान किया जाएगा। नोट देख लेते हैं, नोट क्या है। इन सर्टेन केसेस मनी ऑर्डर्स अप टू ₹2000 आर पेड बाय विलेज पोस्टमैन। नोट में ये है कि कुछ सर्टेन केसेस में ही मनी ऑर्डर्स जो कि 2000 रुपये तक के हैं उनका भुगतान विलेज पोस्टमैन के द्वारा किया जाता है। बेसिकली हर केस में नहीं किया जाता, ये सर्टेन केसेस में ही किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्यूजल ऑफ आर्टिकल्स, जो कि क्लॉज नंबर 50 में या रूल नंबर 50 में है, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट में है और इसके अकॉर्डिंग है कि द एड्रेसी ऑफ एन आर्टिकल इज नॉट बाउंड टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन इट टू द पोस्ट ऑफिस इफ ही डज नॉट वांट टू टेक डिलीवरी ऑफ इट। बेसिकली बताया है कि अगर किसी व्यक्ति के नाम से कोई डाक आती है तो जो प्राप्त करता है, जो एड्रेसी है, वो इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि अगर किसी डाक वस्तु पर कुछ बकाया बाकी है यानी कोई पेमेंट बाकी है और वो उस डिलीवरी को लेना नहीं चाहता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो इस अमाउंट को पे करे। बेसिकली सिंपल शब्दों में देखते हैं कि कोई डाक वस्तु है, इस पर कुछ भुगतान बकाया है, और इसको पोस्ट कर दिया। पोस्ट करने के बाद में एड्रेसी के पास में ये डाक पहुंच जाती है तो जो बकाया भुगतान है इसका भुगतान तभी किया जाएगा तब ये डाक की डिलीवरी होगी। डाक की डिलीवरी लेने के लिए ये एड्रेसी इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि ये इस डाक की डिलीवरी ले, अगर लेता है तो उनको पेमेंट करना होगा। बेसिकली ये बताया है द एड्रेसी ऑफ एन आर्टिकल इज नॉट बाउंड टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन इट टू द पोस्ट ऑफिस इफ़ ही डज नॉट वांट टू टेक डिलीवरी ऑफ इट। अगर वो डिलीवरी नहीं लेने चाहते हैं तो वो इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि उनको वो बकाया पेमेंट करना है। सेकेंड लाइन, इन द केस द वर्ड रिफ्यूज विल बी रिटन बाय द पोस्टमैन अक्रॉस द कवर। बेसिकली बताया है कि अगर डिलीवरी नहीं ली किसी आर्टिकल की तो बेसिकली पोस्टमैन को अधिकार है कि वो रिफ्यूज्ड शब्द लिख करके वो उस डाक को लौटा सकते हैं और जो रिफ्यूज शब्द है वो डाक के कवर पर लिखना होता है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिडायरेक्शन और रिडायरेक्शन से संबंधित क्लॉज नंबर 67 को देखते हैं। रूल नंबर 67 में दिया हुआ है कि अगर कोई पोस्टल आर्टिकल है जो कि किसी भी पोस्ट ऑफिस में पहुंच जाता है जहां पर उस प्राप्तकर्ता का एड्रेस नहीं है, यानी बेसिकली ये किसी अन्य पोस्ट ऑफिस में पहुंच जाता है जहां पर इसको डिलीवर नहीं होना है, तो उस ऑफिस से इसको रीडायरेक्ट किया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ चार्ज किया जाएगा। और रीडायरेक्ट होने के बाद में जहां इसका एड्रेस है वहां पर इसको भेजा जाएगा। उस व्यक्ति से रीडायरेक्शन के नाम पर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा और उस पोस्ट ऑफिस में उसको भेजा जाएगा जहाँ के लिए इस पर एड्रेस है या जहाँ का वो एड्रेस ही है वहाँ पर भेजा जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं रीडायरेक्शन। बेसिकली ये है कि अगर कोई डाक गलत पोस्ट ऑफिस में पहुँच जाती है तो उसको सही पोस्ट ऑफिस में पहुँचाने का, जहाँ पर एड्रेस का पता दिया हुआ है वहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेदारी पोस्ट ऑफिस की है और इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। सब क्लॉज नंबर 2, a postal article or a notice of the arrival has once been tendered to the address by the post office, it will not be redirected to his address elsewhere। बेसिकली ये है कि अगर कोई पोस्टल आर्टिकल है या कोई नोटिस है जो कि एक बार आ चुका है, किसी भी प्राप्तकर्ता को दिया जा चुका है, पोस्ट ऑफिस के द्वारा किसी को दे दिया, तो उसको रीडायरेक्शन के नाम पर कहीं और नहीं भेज सकते हैं। Rule number 68, interception and replace of redirection. A postal article cannot be intercepted and redirected while in transit. It can only be redirected at the post office to which it addressed। बेसिकली ये बताया हुआ है कि
अगर कोई पोस्टल आर्टिकल है तो उसको बीच में इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता या रीडायरेक्ट नहीं किया जा सकता है जब वो ट्रांसमिशन में है। यानी कि वो अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहा है तो इस बीच में उसको रीडायरेक्ट नहीं किया जा सकता है। उसको सिर्फ और सिर्फ वहाँ रीडायरेक्ट किया जा सकता है जहाँ पर एड्रेसी का पता है। इट कैन ओनली बी रीडायरेक्टेड एट द पोस्ट ऑफिस टू विच इट इज़ एड्रेस्ड। 69 नंबर रूल में कंडीशन ऑफ फ्री रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन के लिए फ्री कंडीशंस क्या है इसके बारे में जानते हैं। सेम एज अदरवाइज provided in clause 71, a postal article redirected to any place served by the inland post by an officer of the post office or by an agent of the addressee after its delivery will be transmitted by the post. Next topic, instructions regarding change of residence, यानी कि रिगार्डिंग एड्रेस चेंज में क्या निर्देश हैं। इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग एड्रेस चेंज, एड्रेस को बदलने के संदर्भ में क्या क्या दिशा निर्देश हैं उनको जानते हैं। रूल नंबर 72 से है या क्लॉज नंबर 72 से है। पर्सन्स चेंजिंग देयर एड्रेस शुड फर्निश द पोस्ट ऑफिस बोथ एट द प्लेस विच दे आर लिविंग एंड एट द प्लेस टू विच दे आर गोइंग विद रिटन इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग द डिस्पोजल ऑफ पोस्टल आर्टिकल इंक्लूडिंग मनी ऑर्डर्स रिसीव्ड टू देयर एड्रेस। बेसिकली बताया है कि अगर कोई पर्सन अपना एड्रेस चेंज करके जाना चाहता है किसी दूसरी जगह पर, तो जिस जगह पर जाएगा जो उसकी न्यू प्लेस होगी वहाँ के पोस्ट ऑफिस को भी ये सूचना देनी है कि मैं यहाँ पर पहुँच गया, और जहाँ से छोड़ना है उस जगह पर भी पोस्ट ऑफिस को बताना है कि हमने ये जगह छोड़ दी है और ये सारे कार्य करने हैं रिटन में, यानी कि लिखित रूप से देने पोस्ट ऑफिस को। और उनको बताना है कि अगर हमारी डाक जो कि इस वाले पुराने पते पर आती है वो यहाँ से हमने पता चेंज कर दिया है और अब जो डाक का डिस्पोजल होगा वो हमारे नए पते पर होगा। तो ये सारी चीज़ें उनको लिखित में देनी होती है जो कोई व्यक्ति एड्रेस चेंज करता है। तो मनी ऑर्डर के संबंध में भी यही प्रावधान है। द इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी सिंपल एंड डायरेक्ट एंड मस्ट स्टेट वेदर दे आर इंटरनेट टू अप्लाई टू ऑल पोस्टल आर्टिकल and whether the postal article referred to the postal article addressed to the person giving the instruction only or also to members of his family or household। बेसिकली बताया है कि अगर कोई व्यक्ति एड्रेस चेंज करता है तो वो ये बताएगा कि कौन सी डाक है, कौन सी कैटेगरी की डाक है वो उसके न्यू एड्रेस पर जानी चाहिए। वो बेसिकली उन पर टिक लगाते हैं। या नेक्स्ट टॉपिक है रूल नंबर 89 और रूल नंबर 90 से टॉपिक है आर्टिकल एड्रेस टू डिसीज पर्सन। डिसीज पर्सन के नाम से अगर कोई आर्टिकल आता है तो उनका क्या करना है। आर्टिकल एड्रेस टू डिसीज पर्सन आर ऑर्डरली डील्ड विद इन द सेम मैनर एज अनक्लेम्ड आर्टिकल। बेसिकली बताया है कि अगर जो अनक्लेम्ड आर्टिकल होते हैं उनके जैसा ही ट्रीटमेंट किया जाएगा अगर कोई आर्टिकल आता है डिसीज्ड पर्सन के नाम से। डिसीज्ड पर्सन बेसिकली कोई मरा हुआ व्यक्ति या जिसकी मृत्यु हो गई है, ऐसे पर्सन को डिसीज पर्सन कहते हैं। पोस्टमास्टर आर हाउएवर ऑथराइज्ड टू एक्सरसाइज देयर डिस्क्रिशन इन डिलीवरिंग सच आर्टिकल टू एनी नियर रिलेटिव ऑफ द डिसीज who may have applied for them or who may desire to receive them so long as the articles are uninsured and do not appear to contain any valuable property and there is no doubt as to the title of the applicant to receive such article and there is no counter claimant or likelihood of dispute। बेसिकली बताया है कि अगर किसी डिसीज पर्सन के नाम से कोई आर्टिकल आता है तो पोस्टमास्टर को ये ऑथराइज़ किया गया है कि वो अगर चाहे तो उस आर्टिकल की डिलीवरी करवा सकते हैं किसी भी नियर रिश्तेदार या उनके किसी भी फैमिली मेम्बर से जो कि नियर का उनका पास का या कोई करीब का कोई रिलेटिव है तो उनको दे सकते हैं, बशर्ते कि उसमें कोई इंश्योर्ड आर्टिकल नहीं हो, वो अनइंश्योर्ड आर्टिकल हो या फिर कोई ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं हो जो कि वैल्यूएबल हो, यानी कोई मूल्यवान प्रॉपर्टी तो नहीं है उनकी। इन सारी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए पोस्टमास्टर को अधिकार है कि वो उस डाक की डिलीवरी करवा सकते हैं। अगर उनको ऐसा लगता है कि इस डाक को बांटने के बाद में कोई क्लेम करेगा, काउंटर क्लेम कर सकता है या इसमें कोई
डिस्प्यूट पैदा हो सकता है इस डाक को देने के बाद में, तो पोस्ट मास्टर का अधिकार है कि वो उस डाक की डिलीवरी नहीं करवाएं। इन ऑल अदर केसेस एप्लीकेशंस इन रेस्पेक्ट ऑफ सच आर्टिकल शुड बी एड्रेस टू द हेड ऑफ द सर्कल कंसर्न। और इसके अलावा जो भी केस बनते हैं उनके संदर्भ में अगर कोई एप्लीकेशन देनी है तो उसको भेजने के लिए या जिसको संबोधित करेंगे वो व्यक्ति है हेड ऑफ द सर्कल प्रमुख। Clause number 90, liabilities to detention of certain mails in cases where the transmission or delivery of letters would be delayed by the dispatch or delivery at the same time of books, pattern or sample packets other than registered newspaper or parcel. Such article may be held back in the office or posting for a period not exceeding 1 day. बेसिकली बताया है कि जहाँ पर ट्रांसमिशन है या जो डाक का वितरण है, पत्रों का वितरण है, डिलीवरी ऑफ लेटर्स है, वो डिले की जाती है किसी भी कारणवश, या तो डिस्पैच के वजह से या किसी अन्य कारण से डिले की जाती है, तो डिलीवरी एट द सेम टाइम ऑफ द बुक्स, पैटर्न और सैम्पल पैकेट, अगर वो रजिस्टर्ड पेपर नहीं है या पार्सल नहीं है तो इनको मैक्सिमम 1 दिन के लिए रख सकते हैं back in the office or posting for period not exceeding 1 day. These article accepting parcels may also be held over till the next delivery in the office of delivery. अब जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है रूल नंबर 91। क्लॉज नंबर 91 में कि फैसिलिटीज प्रोवाइड बाय विलेज पोस्टमैन इन रूरल एरियाज। In addition to their regular delivery work, village postmen carry a small stock of postage stamps and stationery of the more frequently utilized denomination for sale of the rural public. बेसिकली बताया है कि कोई विलेज पोस्टमैन है तो वो डाक के वितरण के साथ साथ पोस्टेज स्टैम्प्स का स्टॉक रखेंगे, स्टेशनरी का स्टॉक रखेंगे, जो कि ग्रामीण जो पब्लिक है, जो ग्रामीण जो लोग हैं उनके संदर्भ में जो भी स्टेशनरी यूज़ होती है उन सभी चीज़ों को वो स्मॉल स्टॉक में रखेंगे, थोड़े से स्टॉक में रखेंगे। दे ऑल्सो कीप अ स्टॉक ऑफ द कॉमनली रिक्वायर्ड पोस्टल फॉर्म्स लाइक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म। बेसिकली बताया है कि कुछ फॉर्म्स हैं उनको भी पोस्टमैन कैरी करेगा अपने साथ में, जैसे कि पावती का जो फॉर्म है, एक्नॉलेजमेंट का जो फॉर्म है। मनी ऑर्डर फॉर्म्स में ऑल्सो भी ऑब्टेन फ्रॉम देम ऑन पेमेंट ऑफ 10 पैसे फॉर ईच फॉर्म। बेसिकली ये बताया कि मनी ऑर्डर का जो फॉर्म है उसको भी पोस्टमैन कैरी कर सकता है और उसको भुगतान करने के लिए, यानी कि जितने मूल्य का ये होगा उतना पैसा पब्लिक देगी पोस्टमैन के लिए, और पेमेंट करने के बाद में उनको मनी ऑर्डर फॉर्म दे दिए जाएंगे। विलेज पोस्टमैन आर ऑल्सो ऑथराइज टू बुक रजिस्टर लेटर एंड पोस्ट कार्ड टेंडर टू देम फॉर डिस्पैच फॉर विच आर रिसिप्ट विल बी इशूड बाय देम एंड टू कलेक्ट लेटर्स टेंडर टू देम फॉर डिस्पैच। बेसिकली बताया कि विलेज पोस्टमैन को ये भी अधिकार है कि वो रजिस्टर लेटर और पोस्ट कार्ड को बुक कर सकते हैं और उनको फर्दर डिस्पैच की जो रिसिप्ट है उनको दे करके उनको आगे डिस्पैच करवा सकते हैं। ये है एंड इस वीडियो का। धन्यवाद।